नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे देश की राजनीति में इन दिनों मुगल शासक औरंगजेब के नाम को लेकर बहस छिड़ी हुई। पहले ये विवाद महाराष्ट्र से शुरू हुआ, उसके बाद ये यूपी होते हुए अब बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही इस विवाद ने एंट्री ले ली। दरअसल जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर ने एक बयान दिया कि औरंगजेब जालिम नहीं बल्कि अच्छे बादशाह थे, जिसके बाद से बिहार की सियासत काफी गर्मा गई। बिहार का सियासी पारा चढ़ गया क्योंकि बीजेपी की तरफ से अपना स्टैंड साफ क्लियर कर दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि औरंगजेब अच्छे बादशाह नहीं थे। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से यह भी कहना है कि औरंगजेब की तारीफ जो कोई भी करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये उठता है, क्या औरंगजेब के नाम का विवाद अब बिहार में एनडीए में फूट पैदा करेगा? क्योंकि जिस तरह से औरंगजेब के नाम पर विवाद ने बिहार की सियासत में एंट्री ली है, बिहार की सियासत का दरवाजा खटखटा दिया है, इसके बाद से तो सवाल उठना लाजमी है। यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की सियासत इस वक्त औरंगजेब के नाम के इर्द गिर्द घूम रही। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, अनामिका पासवान जी प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू, आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी, इसने आशीष वर्धन पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन औरंगजेब के नाम पर जो आग धधक रही है, उसमें जो तमाम बयानबाजियां हो रही है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बहुत गलत कदम उठाया गया। आप मतलब किसी की सदस्यता निलंबित कर दीजिएगा एक सत्र के लिए, ये लोकतांत्रिक परंपरा है क्या? और जो लोग आजकल लोकतंत्र की और क्या बोलते हैं देशद्रोह की उपाधि सबको दे रहे हैं, उनके पूर्व देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे क्या? मैं भी यही मानता हूँ, वो देशद्रोही और गद्दार हैं देश के, जो औरंगजेब का तारीफ करें। क्योंकि औरंगजेब ने मतलब अत्याचार की सभी सीमा को उन्होंने पार कर दिया था हिंदुओं पे। और ये बहुत ही इमोशनल है ये विषय भी कि भाई हिंदुओं के मंदिर को चुन चुन करके ध्वस्त किया, उसके बाद हिंदुओं की हत्या करवाई, ज़बरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदुओं की जो थे उसके लिए अलग कर की व्यवस्था कर दी, जजिया कर, तो हर तरह से प्रताड़ित किया। एक ऐसा शासक था औरंगजेब जो अपने पिता को कैद कर दिया था। सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों का गला काट करके पूरे दिल्ली शहर में घुमाया था। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सुना आपने किस कदर औरंगजेब के नाम पर तमाम बयानबाजियां हो रही है। तो चर्चा की शुरुआत प्रतिभा जी से करेंगे। प्रतिभा जी, जिस तरह से आपके जेडीयू के एमएलसी ने जो बयान दिया कि औरंगजेब अच्छे बादशाह थे, जालिम नहीं थे, इसके बाद से तो विवाद काफी गहरा गया है। बीजेपी को इससे ऐतराज भी हो रहा है। सबा जी देखिए, औरंगजेब इतिहास के पन्नों में दर्ज है और अच्छा, भिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न तरीके से व्याख्या की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक विषय नहीं है, ये एकेडमिक सब्जेक्ट है और इसे कक्षा में पढ़ाई जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अब क्या है कि किसी को अगर इतिहासकार ने कहीं लिखा कि औरंगजेब ने जब शासन किया तो बढ़िया शासन किया, किसी इतिहासकार ने लिखा कि क्रूर शासक थे, तो ये मत भिन्नताएं तो इतिहासकारों में है। मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये किताबों की चीज है, किताब में ही रहने दिया जाए, इसको राजनीति में नहीं ये होना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी खास करके जनता दल यूनाइटेड, हम लोग इन सभी चीजों की चर्चा भी नहीं करते, उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं और ये होना भी नहीं चाहिए। राजनीति का बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका राजनीतिकरण होना चाहिए, जिस पर राजनीति बहस हो सकती है। ये औरंगजेब और इतिहास में दर्ज वो
मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज्यादा बहस की कोई आवश्यकता है। 2 दिन, कल भी पूरे दिन चला औरंगजेब और आज भी वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी चर्चा करना ही, और करने वाले लोग भी दोषी हैं। नहीं होनी चाहिए इस तरह के बातों की चर्चा भी। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, औरंगजेब के नाम पर तो आप कहीं ना कहीं एनडीए में ही विवाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के तो स्टैंड ही अलग अलग है। देखिए, फांसी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। हकीकत यही है कि आप समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी लोगों के साथ नहीं है आप। तो ये आपकी विचारधारा आप दर्शाती है, और बिहार के और पूरे देश की जनता समझती है कि आपकी क्या परेशानी है, क्या मजबूरी है, और इस तरीके का बयान देके आप किस तरीके का परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल है औरंगजेब को लेके। तो औरंगजेब 100 साल पहले इतिहास में दर्ज है, पन्नों में दर्ज है। उसको एनडीए, भारतीय जनता पार्टी क्यों बार बार उखाड़ देती है, इसको क्यों बीच में लेके आती है? ये सबसे मतलब सस्ती लोकप्रियता है शॉर्ट टर्म कंडीशन में अपने आप को स्थापित करने का, और ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये लगातार चली आ रही है। देखिए, कांवड़ आया था, मुसलमान बैंड, हाई कोर्ट ने फिर उसको पास कर दिया कि नहीं, कोई भी जा सकता है। फल की दुकानों पे आप नेम प्लेट लगाइए। तो ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म मतलब विजय करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी एनडीए कर रही है। नहीं तो ये क्या जरूरत थी? आप इतिहास में जाइए, इतिहास के पन्नों को खंगालिए, पढ़ने की जरूरत है आपको, पढ़िए। जितने भी इतिहासकार है अपने अपने तरीके से लिखा है, उनको आप पढ़िए, और जो आपको बेहतर लगता है उसकी बातें करिए। इतिहासकारों के बीच में होनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए बेरोजगारी पे, आपको बात करनी चाहिए पलायन पे, आपको बात करनी चाहिए बिहार के में बच्चे जिसको 60,000 करोड़ रुपए आपने बजट में पास किया है शिक्षा के ऊपर। 12 में 100 में मात्र 9 बच्चे पास हो पाते हैं। बात का केंद्र ये होना चाहिए, लेकिन हम इस पे बहस नहीं करते हैं। हम 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, 400 साल पीछे चले जा रहे हैं, और देश को क्या दे रहे हैं? हिंदू मुसलमान का दंगा दे रहे हैं। अब बताइए, कितने लोग जो है सदन में, संसद में गालियां देते हैं? किसको देते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, या फिर एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं वो लोग देते हैं गाली, मुसलमानों को देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ये सस्ती लोकप्रियता करने के लिए, अपने आप को नेम फेम में आने के लिए, चेहरा बनाए रखने के लिए, स्क्रीन में, टीवी मीडिया में बनाए रखने के लिए ये सब कामें होती हैं। सबसे बड़ा आपका काम क्या है? मैंने कहा कि बिहार ऐसा अभी भी प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बच्चे हाई स्कूल में ड्रॉप आउट होते हैं। चर्चा कभी से ये होना चाहिए। आप 60,000 करोड़ बजट का पास कर देते हैं, और 100 में मात्र 9 बच्चे इंटरमीडिएट पास करते हैं। बात इस पे होनी चाहिए। 63% आबादी जो महिलाओं की है बिहार प्रदेश में, वो एनेमिक है, उनके अंदर खून की कमी है। बात इस पे होनी चाहिए, चर्चा इस पे होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 100 साल पीछे चले जा रहे हैं, और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके सिर्फ अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। एक मतलब ये टारगेट, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप शासन में है, सत्ता में है, अगर आपको इतिहास नहीं पसंद है तो सारे इतिहास को खत्म करके 2014 से नया इतिहास शुरू कर दीजिए। आप शायद यही चाहते हैं ना एनडीए के लोग, जितना इतिहास है उसको खत्म कर दीजिए, और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सत्ता आई, आप वही इतिहास शुरू कर दीजिए। आपको रोका किसने है? लेकिन आप ये भी नहीं करते हैं। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए और शॉर्ट टर्म अपने आप को चुनाव में ले जाने के लिए, और मतलब जीत दर्ज करने के लिए इस तरीके का ये काम करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता। इनका बेरोजगारी मुद्दा नहीं हो सकता, इनका पलायन मुद्दा नहीं हो सकता, इनका शिक्षा मुद्दा नहीं हो सकता, इनका भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं हो सकता। ये सब मुद्दे हैं बिहार की जनता के बीच और देश की जनता के बीच। ये इससे सीधा पीछा छुड़ा लेते हैं और चले जाते हैं 100 साल पीछे। ये मतलब हमारी मानसिकता हो गई। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी अनामिका जी का। अनामिका जी, प्रतिभा जी नाम लेके नहीं बोल सकती क्योंकि आप लोग सियासी दोस्त हैं, गठबंधन के साथी हैं, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा, बीजेपी नाम नहीं लिया, बट ये तो कह दिया कि जो औरंगजेब के नाम पर चर्चा कर रहा है बेकार है, क्योंकि हिस्ट्री को हिस्ट्री के तौर पर देखना चाहिए। ठीक इसी तरह आरजू खान जी का भी कहना है। आप बताइए सवाजी, औरंगजेब को के मुर्दे को किसने उखाड़ा? अब वो आदमी ने, हमने उखाड़ा तो नहीं, हमने तो नहीं उखाड़ा। इन्हें बताइए कि अबू आजमी ने
उनके मुर्दे को उखाड़ा और ये कह दिया कि वो महान शासक। क्या अबू आजमी औरंगजेब के वंशज हैं? उनसे पूछिए। और मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है तो जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो अपने वर्तमान और भविष्य को कभी सुधार नहीं सकता। और इतिहास हमें बचपन से भी स्कूल में पढ़ाए गए हैं और हमने ये पढ़ा है कि औरंगजेब सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक थे और भारत के इतिहास में यह दर्ज है। सबसे बड़ी बात कि वह क्रूर शासक ही नहीं, एक कुपुत्र थे, यानी कि उनके तरह उनके जो पिता थे शाहजहां, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, दारुल सिको जो उनके बड़े भाई थे उनका सर कलम करके अपने पिता को भेंट कर दिया था। छोटे भाई मुराद को विष देकर हत्या कर दी थी। दारुल सिको की 3 पत्नियां थी और बेवा होने के बाद तीनों पत्नियों को अपने हरम में शामिल कर लिया था। आप ये बताइए 10 साल के भतीजे का भी उन्होंने कत्ले आम किया था, जजिया टैक्स लगाया था, यानी कि जो गैर मुसलमान धर्म थे उनके आयोजनों पर ये टैक्स लगाते थे। हजारों हजार मंदिरों का इन्होंने विध्वंस किया और वहां पर मस्जिद स्थापित किया है। हम भारत के लोग हैं, हम संस्कृति और सभ्यता के लोग हैं। जो शासक बाहर से आए थे उनके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1945 में एक किताब लिखी थी, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और उसमें पेज नंबर 257 पर यह लिखा था कि वो मुसलमान जो बाहर से शासक बनकर आए थे भारत को दारुल हर्ब मानते थे, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर और दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। ये रहते ये इस किताब में 337 नंबर पन्ने पर यह भी लिखा हुआ है कि वो मुसलमान जो बाहर से शासक बनकर आए थे वह उस देश को अपना देश कभी नहीं मानते हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने धर्म का पालन करते हैं। उस किताब में उसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि इस्लाम धर्म उनके लिए बंद खिड़की की तरह है, जो गैर मुसलमान और मुसलमानों में फर्क पड़ता है करते हैं। तो ये इनसे पूछिए ना कि जो अबू आजमी ने इस मुर्दे को उखाड़ा है क्या वो वंशज है जो इस तरह। और अगर बिहार में ही क्या पूरे भारत में अगर उनको कोई महान शासक कहेगा तो मैं उनका जरूर विरोध करूंगी। बिल्कुल करना चाहिए, हर भारतीय को करना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ही था जिसने भारत की अस्मिता को लूटा है। इसकी सर जमीन पर अत्याचार की हदें पार कर दी उन्होंने। और उनके लिए तो मैं यही कहूंगी, चाहे वो किसी के भी विधायक हो, अगर इस तरह किसी के भी पार्टी के लोग हो, किसी भी राज्य की जनता हो, अगर वो बोलते हैं तो उनके लिए सवाजी मेरे पास एक ही शब्द है, जहरबानी को त्याग। वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े। जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें अस्तीन में रहना है वो मेरे देश को छोड़े, वो मेरे देश को छोड़े। अस्तीन में रहने वाले किसी भी लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। ठीक है अनामिका जी, बिल्कुल आपकी बात सुनी गई, लेकिन एक बात बताइए, चाहे वो खालिद अनवर हो, अबू आजमी हो या कोई भी हो, आखिर गरे हुए मुद्दे को उठाना क्यों है? क्या फायदा होगा इससे? हमने कहा, हमने तो नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं उखाड़ा है। आप जो जिन 2 विधायकों के नाम ले रही है उन्होंने उखाड़ा, वो किस धर्म से आते हैं आप ये देख लीजिए। क्या आवश्यकता है औरंगजेब की बातों को करने की? इतने अगर आप इतिहास में नहीं जानना चाहते हैं तो अभी अबू आजमी से पूछिए ना जाकर कि उन्होंने इस तरह की बातों को क्यों बोला भारत में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि औरंगजेब को लेकर भारत में लोगों की क्या सोच है, कितनी क्रुएलिटी की हद को पार कर दिया था उस शासक ने। उस शासक की महानता को दर्शाने की क्या आवश्यकता है इस देश में? सभी हम लोग भारत के लोग हैं, संविधान को मानते हैं, हर धर्म का पालन करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब ने अपने धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म का सम्मान नहीं किया है। ठीक है अनामिका जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी डॉक्टर स्नेह आशीष जी का। स्नेह आशीष जी, क्या लगता है आपको औरंगजेब का जो मुद्दा है ये अब चुनावी एजेंडा हो चुका है? अभी हम सुन रहे थे जो जदयू की प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, चूंकि इन्हीं लोगों का सिगुफा है बिहार में, तो इन्हीं लोगों से
जब चर्चाएं होती हैं तो निकल के आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो भी औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं या औरंगजेब को महान शासक बता रहे हैं, वो उनकी खिलाफत करते हैं, उनके विरोध में खड़े रहेंगे, उनको देश से निकाल देना चाहिए। तमाम बातें उन्होंने कही। मैं उनकी ही बातों को उनके तक रखना चाहूंगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग अब किसका इंतजार कर रहे हैं। बिहार में ऐसे दल जो औरंगजेब को महान शासक बता रहे हैं, उनका साथ छोड़ दे। किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? आप आइए और इसको आके आप लोग उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो आके इस पे खंडन कर दे और उनका समर्थन सरकार से वापस ले ले। क्यों मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं जदयू के वैसे सोच वाले लोगों को, जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, जो औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, जो ऐसे तमाम हिंदुओं के साथ जो दर्दनाक गतिविधियां किए हैं, दर्दनाक हत्याएं किए हैं, बड़े बड़े नरसंहार किए हैं, वैसे लोगों का साथ देने वाले को साथ क्यों खड़े हैं? ये तो पूछना पड़ेगा। और इतिहास की बात करते हैं, मैं बोलना चाहती हूं। अनामिका जी सुनिए ना, मैं बड़ी धैर्य से सुन रहा था। अनामिका जी, और इतिहास की बात हो रही थी। बहुत अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास की बातें करते हैं तो इतिहास उनका कितना कमजोर है वो सबको मालूम है, इस देश को मालूम है। और इतिहास के ऊपर तो बातें होंगी, मालूम है ना, तो आप बता दीजिए। अनामिका जी इस तरीके से क्यों बीच में बोल रही हैं? आप बताइए। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था। आप गोडसे और सावरकर को मानने वाले लोग, इस देश के इतिहास में जब आपके बारे में पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्भव कैसे हुआ था, तो लोग कहेंगे कि अंग्रेजों की चाकरी करके, अंग्रेजों की दलाली करके और देशभक्तों के खिलाफ मुखबिरी करके। तो इतिहास तो याद रखना पड़ेगा, निश्चित तौर पे देश में इतिहास को याद रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक और मुगलों को ये भी हम लोग इस तरीके से भी याद करते हैं कि 1857 की क्रांति में मुगलों को ही हम लोगों ने आगे रख के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो ये भी इतिहास याद रखना है। और निश्चित तौर पे जब इतिहास की बातें आएंगी तो ये बातें उठेंगी। और इस तरीके से जब आप लोग कहते हैं तो नया इतिहास संकलन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन संघ के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, इतिहास संकलन का और नव इतिहास लिखने का जो एक चलन आप लोगों ने अपनी सरकार आने के बाद चलाया है, उस पे भी ये चर्चा होनी चाहिए कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के अभी बाबा साहब अम्बेडकर को आपने सामाजिक न्याय की बात करते हैं और अभी सुनिए ना भाई, इस तरीके से क्या बोल रही हैं? अपने हिसाब से जवाब ले लेंगे आपसे, जवाब ले लेंगे। अभी बाबा साहब अंबेडकर को मुसलमानों के विरोधी के तौर पे ये लोग प्रस्तुत कर दिए। और अभी इनका अगर पूछा जाए कि इनका जो मातृ संगठन है संघ, उसमें कितने दलितों को आपने सरसंघ चालक बनाया, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी मुसलमानों के प्रति ये ऐसा आग उगल दिए, लेकिन जदयू इनकी सहयोगी है, पीडीपी इनकी सहयोगी हुआ करती थी कश्मीर में, उस वक्त जाके सरकार बना लेते थे। जो देश में कहता था कि शहीद आतंकवादियों को शहीद कहते थे, उनके साथ जाके ये गलबहियां करके सरकार बना लेते थे। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार के मामले में चुप हैं और बोले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जदयू से समर्थन वापस ले लेते हैं? क्यों नहीं चुनाव में आ जाते हैं और इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ लीजिए आप लोग। आज औरंगजेब पे चर्चा जब होगी तो आपके भी इतिहास आपके भी इतिहास पे बातें होंगी। और इस चीज को समझना होगा अनामिका जी, बड़े आग से खेलना बहुत आसान काम नहीं होता है। जदयू आपकी सहयोगी है। आप लोग इस बात को बताइए कि बिहार में आपने ये बातें क्यों लाई, और बिहार में जब आपने ये बातें लाई है, बिल्कुल बिहार में कौन लाया है? बिहार में जदयू के एमएलसी ने लाया है। और उसके बाद जदयू के ही लोगों ने कहा कि उनको बाहर कीजिए। फिर बचौल साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि उनको बाहर कीजिए, पाकिस्तान भेजिए। तो भाई पासपोर्ट वीजा तैयार करवाइए ना। आपने सवाल उठाया तो जवाब दे दीजिए। जी अनामिका जी, देखिए ये इतिहास की बात करते हैं तो इनसे पूछिए कि आजाद होने के बाद भी नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, सभी अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे। वो चिट्ठियां आज भी मौजूद हैं।
और हम ये कह रहे हैं जदयू नहीं, ये जदयू देशभक्तों का की कोई मुखबिरी तो नहीं औपचारिक करते थे बयान नहीं अनामिका था। जी। सुनिए आइए आप बातों इतिहास को, पे बात ये कीजिए। जदयू का बयान इतिहास नहीं पे जब था, बात ये कीजिएगा तो जदयू आपको के ये एक समझना विधायक का पड़ेगा। बयान हो सकता है, चिट्ठियां उनका लिखते थे, व्यक्तिगत राय हो सकता मुखबिरी है, तो नहीं उनका करते थे व्यक्तिगत अंग्रेजों के वक्तव्य लिए, हो सकता है, देशभक्तों लेकिन को ये पूरे गिरफ्तारी तो जदयू नहीं का करवाते मामला थे। नहीं बना सकते आप गोडसे इसको। के साथ आप मिलके जदयू का सावरकर मामला जैसे नहीं लोग बना सकते हैं, गांधी हम जी की लोग एक हत्या की परिवार की साजिश तो तरह नहीं है। रचते थे। लेकिन अगर कम से गलत कम बातों इतिहास को पढ़िए। बोला जाएगा तो हम परिवार में रहकर भी परिवार का विरोध करेंगे, बिल्कुल चलिए करेंगे। ठीक है और ये जदयू ठीक है। का औपचारिक बयान नहीं है, ये उनके एक विधायक का बयान है। उन्होंने अबू आजमी के बयान को सपोर्ट किया है, लेकिन ये जदयू का बयान नहीं है। और जदयू में हम आपने परिवार अभी की बाबा तरफ से साहब और अम्बेडकर को परिवार की तरह मुसलमान ही विरोधी जाएंगे। बताया, ये और आप आपका जिस स्टैंड है या की बात भारतीय कर जनता रहे हैं पार्टी ना, का स्टैंड है? इंदिरा अनामिका गांधी ने बहुत बड़ाई ठीक है की थी अनामिका पार्लियामेंट में, शायद ठीक है, आपने फिर आप पढ़ा उनका नहीं रुख है, करेंगे। पढ़ा नहीं है हमारे आपने। सहयोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले उनका रुख करना चाहूंगी, फिर आप लोगों का रुख करूंगी। जी सौरभ जी, जिस तरह से अब बिहार में भी औरंगजेब के नाम पर सियासत गरमा रही है, क्या होने वाला है अब आगे? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनावी साल है। चाहे औरंगजेब का मामला हो या बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री हो उनका मामला हो, जरूर गरमाएगी राजनीति, इसमें कोई शक नहीं। और निश्चित रूप से यह महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला था और 5 दिन पहले महाराष्ट्र में इस पर सियासत भी हुई थी, घमासान भी मचा था। लेकिन उसके 2 दिन के बाद यानी पिछले 3 दिनों से यह मामला बिहार में भी इस पर खूब राजनीति हो रही। और ये सच है कि सबसे पहले खालिद अनवर जो एमएलसी हैं जदयू के, उन्होंने ही समर्थन किया था, अबू आजमी का उन्होंने ही समर्थन किया था और कहा था कि उनको जो सस्पेंड किया गया वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ही औरंगजेब को एक कुशल शासक बताया। तो पलटवार तो होता है, वो राजनीति में भी पलटवार होता है हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ पर पलटवार महागठबंधन की तरफ से नहीं हुआ, यहाँ पर पलटवार बीजेपी की तरफ से हुआ। और बीजेपी के विधायक ने यहां तक कह दिया कि जो भी औरंगजेब के समर्थन में बयानबाजी कर रहा है उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और उसके बाद बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांग कर दी कि आप ऐसे विधायक को पार्टी से निकाल दीजिए जो औरंगजेब की तारीफ कर रहा है। तो निश्चित रूप से जदयू के सामने एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर उसके कुछ नेता औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं और कुछ नेता जो हैं वो औरंगजेब को एक क्रूर शासक बता रहे हैं, तो एक एनडीए के अंदर ये हुआ कि बीजेपी और जदयू आमने सामने आ गई। और उसके बाद एक और तस्वीर दिखाई दी जदयू के अंदर जी, कि जदयू के अंदर ही 2 फाड़ हो गए। यानी कुछ नेता तारीफ कर रहे थे औरंगजेब का और कुछ नेता औरंगजेब को एक क्रूर शासक बता रहे थे। और जो क्रूर शासक बता रहे थे जदयू के नेता, उनकी भाषा बिल्कुल बीजेपी की तरह हो गई। उन्होंने यह भी मांग कर दी कि जो भी नेता, वो चाहे हमारे ही दल के क्यों ना हो, अगर औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर जदयू की आप बात करें, अभी तक अगर 20 सालों के नीतीश कुमार के शासन की बात करें, तो नीतीश कुमार के सामने या नीतीश कुमार इस तरीके का बयान नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि पार्टी के अंदर कोई भी नेता हो वो इस तरीके का बयानबाजी करे। कारण वो चाहते हैं कि चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, एक संबंध जो है वो सबका बना हुआ रहे। ऐसी कोई बयानबाजी गठबंधन के अंदर या सरकार के अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने का काम। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री या जदयू के कोई भी बड़े नेताओं के तरफ से औरंगजेब पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। वो सभी लोग इस मुद्दे पर अपने आप को बचाते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि सवाल बड़े नेताओं से नहीं किया गया था। मैं खुद विधानसभा में मौजूद हूं पिछले 5 दिनों से, और ये सवाल सबसे किया गया था, चाहे जदयू के कोई भी बड़े नेता हो। लेकिन जो
लेकिन जो मुस्लिम नेता थे जदयू के अंदर, वो जरूर तारीफ कर रहे थे औरंगजेब का, वो जरूर इस बात को रख रहे थे कि अबू आजमी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये चुनावी साल है, राजनीति जरूर होगी, और सबको पता है कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होने वाला है, अगर हिंदू मुस्लिम की बात होगी तो फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, ये सबको पता है। तो इसीलिए, और हमेशा जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है वो बिल्कुल विपरीत रही है। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने एक यात्रा निकाला था पूरे राज्य में, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हालांकि जदयू के तरफ से विरोध भी किया गया था उस यात्रा का, तो बीजेपी ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये गिरिराज सिंह की अपनी यात्रा है। जबकि आपको भी पता है कि अगर कोई मंत्री किसी पार्टी का है तो वो अपनी यात्रा नहीं निकाल सकता है, ये सबको पता है। लेकिन चूंकि बीजेपी को उस जो जदयू के तरफ से जो सवाल था या जदयू का जो विरोध था, उससे बीजेपी को खुद को बचाना था, इसलिए बीजेपी ने ये कह दिया कि हमारी यात्रा नहीं है, ये पार्टी की यात्रा नहीं, और पार्टी को इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऐसी कई बयानबाजी जो है और ऐसे कई यात्रा जो है ये आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि सबको पता है कि ऐसे मुद्दे को जगाने से या ऐसे मुद्दे को उछालने से राजनीतिक तौर पर फायदा किसे होने वाला है। इसीलिए हो सकता है कि आज इतिहास से उठकर औरंगजेब आए हैं, कल हो सकता है हुमायूं आएंगे, परसों हो सकता है अकबर आएंगे। तो ये चुनावी साल है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति जो है वो अभी चलती रहेगी। बिल्कुल। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रतिभा जी का। आरजू जी, इनके बाद आपका रुख करूंगी। प्रतिभा जी, जिस तरह से ये अभी अनामिका जी भी कह रही थी कि जिन्होंने समर्थन किया है उनका धर्म देखिए, तो अब ये मान लिया जाए कि जो कभी नहीं हुआ जेडीयू में, जो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे, अब वो होगा जेडीयू में, यानी कि अब हिंदू और मुस्लिम में अलग अलग हो जाएंगे जेडीयू के अंदर ही। नहीं शोभा जी, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, और हम सभी एक दूसरे के जो भी त्योहार हैं, पर्व हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग शामिल होते हैं, मनाते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर और खास करके बिहार में, हम सभी एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा हमारा है और हम रहते हैं। तो यहाँ इस तरह की हिंदू मुस्लिम की बात हो, हमारी पार्टी कम से कम इन सभी चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती। और ठीक कहा सौरभ जी ने कि जनता दल यूनाइटेड, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की चर्चा भी नहीं होती है, और हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और उसी तरह से हम रहते भी हैं। आप देख लीजिए ना हमारी पार्टी में कौन सा प्रतिभा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपकी पार्टी के नेताओं में ऐसे बयानबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों से देख रहा हूं, और मैं भी उनका जो विचार है, उनकी जो नीति है उसको जानता हूं। लेकिन उसके बावजूद प्रतिभा जी, ये आपके पार्टी के अंदर हो रहा है, कुछ नेता हैं जो इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद बीजेपी का ये रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टी के अंदर के नेताओं को भी समझाना पड़ेगा और बीजेपी को भी समझाना पड़ेगा कि अगर किसी नेता ने गलती से बयानबाजी कर दी तो उस पर इतना कड़ा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। सौरभ जी, देखिए सवाल है कि पार्टी में हर एक तरह के लोग हैं, सबकी विचारधारा अपनी, ऐसा नहीं कि अपना पर्सनल अभिव्यक्ति की आजादी तो हर किसी को है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे पार्टी का लाइन बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये पार्टी ने ऐसा कहा।
पार्टी ने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, ये व्यक्ति विशेष ने अगर कुछ कहा तो उस पे पार्टी को, उसमें पूरी पार्टी सम्मिलित है, बिल्कुल इस बात को नहीं बोलना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ठीक है बीजेपी ने कहा तो ठीक ही कहा ना बीजेपी ने। अगर कोई जनप्रतिनिधि प्रतिभा जी, अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर कैमरे के सामने अगर कोई आ रहा है और आकर वो कुछ बयान दे रहा है, वो भी बड़ा बयान दे रहा है, तो उसे पर्सनल कैसे देखा जा सकता है? ये आपको भी पता है, उसे पर्सनल कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि वो राज्य की जनता को और देश की जनता को संबोधित करके कह रहा है। वो सौरभ जी, खालिद अनवर ने ये नहीं कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है या व्यक्तिगत बयान है। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी में ऐसे बयानों का कोई जगह नहीं है, अबू आजमी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूं, उन्होंने ये कहा। उन्होंने पूरी पार्टी की बात की। नहीं, उन्होंने जो कहा उनके बयान को मैंने भी सुना। उन्होंने ये कहा था कि कुशल शासक थे, यही कहा था उन्होंने ना। तो बीजेपी तो कह रही है ना कि तारीफ जो कर रहा तो उसको निकाल फेंकिए अपने पार्टी से। बिल्कुल मेरे हिसाब से उस पर कार्रवाई कीजिए, तो कर दीजिए कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से भी तारीफ नहीं होनी चाहिए। क्रूर शासक के रूप में उनको जाना जाता है, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके कौन देख रहा है? क्रूर शासक कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, तो इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो पाकिस्तान तो बीजेपी भेज रही है ना, आपके नेता को पाकिस्तान बीजेपी भेज रही है। नहीं, देखिए विपक्ष तो कह रहा है कि भाई दोनों अलग हो जाएं। अगर कोई विचार ही नहीं मिल रहा, अगर दोनों का नीति ही एक नहीं है, तो दोनों अलग हो जाए। क्यों मजबूरी में बने हुए हैं? मैं विपक्ष को बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि इनके सामने मजबूत एनडीए चट्टानी एकता के साथ खड़ी है और इनकी जमीनें खिसकती हुई दिख रही है। वैसे भी इनकी जमीन है नहीं, और जो थी बची खुची वो भी जा रही है। तो जिस तरह से एनडीए के पांचों घटक दल, सबके नेता टॉप टू बॉटम यानी बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पांचों दल के एक साथ सम्मेलन कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, हम विकास पर बात करते हैं, हम नारी उत्थान की बात करते हैं, हम बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम कहाँ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की? हमारा ध्यान उधर है। अगर किसी एक नेता ने अरे पर्सनल अगर कुछ बयान दे दिया, उसे पार्टी का या एनडीए का लाइन नहीं कहा जा सकता है। और अगर आपको लगता, आप अभी सलाह दे रहे थे अनामिका जी को कि आप अलग हो जाइए जदयू से, अरे भाई आप दोनों इंडी वालों का तो गठबंधन ही नहीं है। दूसरे स्टेट में दिल्ली में क्या हुआ? आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अरे भाई आपने ही गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, आपने ही गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। एनडीए के लोगों ने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। हम दोनों तो समझे हुए हैं, हम दोनों समझे हुए हैं। अरे हम दोनों समझे हुए हैं, आप लोग भेज रहे हैं। अरे भाई हमारे एमएलसी अगर गलत बोलेंगे तो क्या उसको सही कहा जाएगा? इसलिए कि हमारे एमएलसी नहीं, कोई भी अगर गलत बोलता है तो पूरे गठबंधन में किसी को भी गलत बोलने की कोई इजाजत नहीं है। और आप क्यों मशवरा दे रहे हैं? आप क्यों मशवरा हमें दे रहे हैं? आप खुद देखिए ना। अरे ना, आपके अंदर अलायंस है क्या? आपके अंदर अलायंस है क्या? प्रतिभा जी आपके 1 मिनट सौरभ जी, मुझे इनका जवाब दे लेने दीजिए। आपके अजीत शर्मा जी ने कहा तेजस्वी यादव जी के चेहरे की बात हुई। आरजेडी कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा, और आपके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी नहीं, चुनाव के बाद हम तय करेंगे। आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं? आप अपना गठबंधन, अपना घर देखिए। हमारा घर बहुत मजबूत है, हमारा घर बहुत मजबूत है, हमें आपकी जरूरत भी नहीं है। 1 मिनट अनामिका जी, एक बात मुझे बताइए। जो विपक्ष कह रही है, जो मांग कर रही है आप लोगों से कि मामला इतना गंभीर है और आपके सामने आपके जो साथी हैं, सहयोगी जो पार्टी है, वो अगर औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं तो आप लोग
अलग हो जाइए। अभी प्रतिभा सिंह ने कहा बात का और मैं भी कहती हूँ, ये जदयू का बयान नहीं है सौरभ जी, ये किसी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, वो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन जो जिस बयान की हम बात कर रहे हैं वह बयान सपा के विधायक अनामिका जी अगर एक साल अनामिका जी अनामिका जी मुझे ये बताइए कि अगर एक नेता ने बयान देता है, अगर एक नेता कोई बयान दे रहा है, तब 1 मिनट के लिए समझा जा सकता है कि ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल 4-5 नेताओं ने बयान दिया था जदयू के, और सभी ने तारीफ की थी औरंगजेब की। अभी आपने कहा कि जदयू में ही कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक थे। आप इस बात को नहीं बोल रहे हैं, कुछ देर पहले आपने इसी बात को दोहराया है, इस बात को आप ही ने बताया है। और ये हम एनडीए के लोग हैं और हम परिवार की तरह रहते हैं। अगर परिवार के कोई सदस्य गलत बोलते हैं तो हम उनको जरूर रोकेंगे, और अगर गलती करते हैं तो सजा भी लड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, क्या घर में लड़ाई होगी लेकिन साथ नहीं गठबंधन ही नहीं है। ये तो बिखर चुके हैं। एक मिनट अनामिका जी अर्जू खान अनामिका जी एक मिनट सौरभ जी, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि एनडीए की मजबूती से इनके पेट में बहुत दर्द है, इनके पेट में बहुत दर्द है। एनडीए की अर्जू खान एक मिनट आरजेडी ने तो वर्धन जी बयान ही नहीं दिया भाई, कैसे एक मिनट अनामिका जी एक मिनट, अर्जू खान एक मिनट। वर्धन जी ये बताइए, अब तो स्पष्ट हो गया, एनडीए कह रही है कि हम लोग एक घर में हैं, एक पार्टी में हैं, मतलब एक गठबंधन में है, हम लोग लड़ाई जरूर करेंगे लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो सौरभ जी तो ये सवाल पूछ लीजिए कि पाकिस्तान भेज दीजिएगा घर में झगड़ा होगा तो। इन्हीं के विधायक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भेज दीजिए, देशद्रोही है, आतंकवादी है, इस तरीके। सुनिए ना अनामिका जी, ये बीजेपी का राय नहीं है, उनका रिएक्शन एक विधायक ने बोला और उनका रिएक्शन दूसरे विधायक ने किया है। विधायक है, ये पारिवारिक मामला है, विधायक है, बिल्कुल हम परिवार की तरह है, इसके लिए आप निश्चित रहिए। हमारी गठबंधन की ओर पहुंचने का भी प्रयास करेंगे। ऐसी पार्टी को देशद्रोही घोषित कर दीजिए, हिंदू मुसलमान के साथ में रहिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्जू जी। और एक और सवाल इनसे जोड़वा दीजिए कि अभी बड़ा चीख के अनामिका जी बोल रही थी कि अम्बेडकर साहब मुसलमान विरोधी हैं, इसीलिए पूजने ड्रामा करते हैं क्या आप लोग? मैंने किनके लिए बोला? चर्चा करते जो भारत को अपना देश समझते हैं उनके लिए नहीं बोला। जो औरंगजेब की वंशज अपने आप को समझते हैं, मैंने उनके लिए बोला है। मैंने उनके लिए बोला है जो औरंगजेब के वंशज समझते हैं खुद को, जैसे अब वो आदमी समझ रहे हैं। ठीक है वर्धन जी समय की कमी। अर्जू खान छोटा सा जवाब, पाकिस्तान भेज दीजिए। ठीक अर्जू खान छोटा सा जवाब। ये एकदम स्पष्ट हो गया कि जनता दल यूनाइटेड, स्पष्ट हो गया कि जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी बिहार के आम आवाम में झगड़ा लगाना चाहती है हिंदू मुसलमान का, और अपना गठबंधन धर्म निभाना चाहती है। तो सब समझ गया, आप झगड़ा लगाइए हिंदू मुसलमान का। वही लोग हैं आप ही के विधायक बचौल कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान भेजेंगे। अरे जी कौन गए थे जिन्ना के कब्र पे, बताइए तो। आप उनको पाकिस्तान भेजिएगा। और अभी देवेश चंद्र ठाकुर जी जो सीतामढ़ी के सांसद थे ना, शायद वो मुसलमानों को गाली दे रहे थे। अभी लल्लन सिंह कह रहे थे जनता दल यूनाइटेड की मुसलमान वोट कहां देता है। तो इनकी तो आदत हो गई है जनता दल यूनाइटेड की भी, और ये कहती कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। इनके सांसद, इनके मंत्री कैबिनेट के गाली देते हैं, मुसलमानों को सदन में देते हैं और पब्लिक प्लेस पे भी देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य आपके एमएलसी को बोला जा रहा है पाकिस्तान भेजने के लिए, और आप कह रही हैं, अनामिका जी कह रही है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है।
यानी कि उसको व्यक्तिगत बयान पे देखिए, एनडीए का एमएलसी के रूप में मत देखिए। गजब है भाई, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के देश में आप लोग मलाई खाना चाहते हैं क्या? देश के शासन सत्ता पे बने रहना चाहते हैं? ये आपकी मानसिकता जो है ना, ये सबके सामने आ गई है। और आप लोगों की मलाई तो आपने खाया है भारत का। सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, गोडसे आपके लिए बेहतर या महात्मा गांधी? आप क्या बात करती है औरंगजेब या किसी शासक के ऊपर? जब आप गोडसे का महिमा मंडन करती हैं और देश के नायक मैं आपके सामने, मैं एक दलित महिला बैठी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठनों में शामिल हूँ। शायद आपको पता नहीं है कि दलितों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में आपकी पार्टी से बेहतर है। आप इन बातों को नहीं जानते कि मैं किस समाज से आती हूँ। हाँ तो देख लीजिए ना कि मैं किस समाज से आती हूँ। अरे आप हिंदू मुसलमान का चलिए ठीक है, आरजू खान समय की कमी है, आरजू खान समय की कमी है। आरजू खान गुटसेवादियों को इस देश से बाहर भेजिए भाई। अनामिका जी सौरभ आपसे जी, अनुरोध है हाथ जोड़ के। जी अनामिका जी बोलिए, अनामिका जी बोलिए, लेना चाहूंगी, समय की कमी अनामिका जी बोलिए, अनामिका जी बोलिए। सौरभ जी, पृथक देश होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कर, यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना, उसी का देश होता है। जो इस देश को अपना समझेंगे, ये भारत उसी का है। लेकिन जो इस देश को दारुल हर्ब समझेंगे, ये भारत उसका कभी नहीं होगा, कभी नहीं। न भूतो न भविष्य थे, न भूतो न भविष्य थे। चलिए समय की कमी है, खत्म करना पड़ेगा चर्चा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभा, वही मैं शुरू में आपको कह रहा था कि निश्चित तौर पर चुनावी साल है और ऐसे मुद्दे जब जब आएंगे तब तक इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी करेगी। और यहाँ भी वही हो रहा है। औरंगजेब के मामले में जो तस्वीर दिखाई दे रही है निश्चित रूप में वो काफी दिलचस्प है। एक तो औरंगजेब के मुद्दे पर बीजेपी और जदयू ही आमने सामने आ गई है और जदयू के अंदर ही भी दो भार हो गया। यानी कुछ नेता तारीफ कर रहे हैं औरंगजेब की और कुछ नेता अपनी ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल अगर बात की जाए बिहार की सियासत की, तो इस बार बिहार की सियासत में अब औरंगजेब का मुद्दा काफी गर्मा रहा है। जिस तरह से औरंगजेब के मुद्दे ने तूल पकड़ा है बिहार में, इन सब के बीच एक खास बात भी सामने आई। इस बार बिहार में औरंगजेब को मुद्दे को लेकर महागठबंधन से पहले तो एनडीए खुद में ही भिड़ गई है। दरअसल एनडीए के खालिद अनवर ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया था। समर्थन मतलब उनका ये कहना था कि औरंगजेब अच्छे बादशाह थे, जालिम नहीं। और जो उन्हें सस्पेंड करने की बात है, उसपे भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये गलत हुआ। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने इस मुद्दे को अब पकड़ लिया है। बीजेपी का कहना है कि जो भी औरंगजेब की तारीफ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एनडीए में ही बीजेपी और जेडीयू में औरंगजेब को मुद्दे को लेकर खींचतान चल रही है। तो वहीं खबर ये भी है कि जेडीयू के अंदर भी औरंगजेब के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं दो धड़े में लोग बंट चुके हैं। हालांकि ये मामला धीरे धीरे और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे मुद्दे जो कहीं के भी हो वो देश में इधर उधर होते हुए बिहार की राजनीति में भी एंट्री ले ही लेंगे, बिहार की राजनीति का भी दरवाजा खटखटा ही लेंगे। तो चलिए आगे क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।